व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे समझिए कि अगर हम यहाँ पे एसिटिक एसिड को डिसोसिएट किया एक सर्टेन डाइल्यूशन पे और वो 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन आपका 30% होता है। बट यहाँ पे अगर हम इसमें डाइल्यूशन करते जाएं तो अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। अभी 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं, 30 होंगे, 40, 50, 60, 70। एक ऐसा डाइल्यूशन आएगा जब 100 के 100 मॉलिक्यूल जो आपने लिए सब डिसोसिएट हो जाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस आपको मिल जाएंगे 100 एसिटेट आयन और 100 H पॉजिटिव आयन। और इससे ज्यादा आप आयंस को इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल का नंबर हो गया 0। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसेंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसेंट्रेशन पे जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि उसके ऊपर लिमिट हम जा ही नहीं सकते। तो दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट। इसीलिए यहाँ पे जब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की ये डेफिनेशन है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपको लिखने को कहें तो वॉल्यूम वाला लिखना है जिसमें अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट भी है और इसी से हमने समझा अभी। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आपका डाइल्यूशन के इंटरलेट करता है। और फिर यहाँ पे लिमिटेशन समझी, एप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली एट लो कंसेंट्रेशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे। वैल्यू ऑफ के कांस्टेंट होती है लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में और वो भी डाइल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कंसंट्रेट सॉल्यूशंस में कांस्टेंट नहीं होती। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे 2 पॉइंट्स की क्या है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली एट डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या पीछे जो हमने ये पढ़ा ये वाला वॉल्यूम के टर्म से भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से के कैलकुलेट कर रहे हो तो 1 माइनस अल्फा को ओमिट कर दीजिएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 यहाँ पे मान लेते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के 2 फॉर्मूले अब आपके पास हैं। यहाँ पे के अल्फा को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया तो ये फॉर्मूला आया। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है और यहाँ पे कंसंट्रेशन दी है, दिस इज कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। तो मोलारिटी अगर आपको यहाँ दी गई है ये पता है तो आप अल्फा निकाल सकते हैं, या फिर आपको मोलर कंडक्टिविटी एट सर्टेन कंसंट्रेशन अभी समझाया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इन दोनों के रेशियो से भी अल्फा आप निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली ऐसे ही निकाला जाए। इसके बाद आते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इन वाटर। तो कंसिडर अ वीक एसिड, आप कोई भी वीक एसिड मान लो। अब वीक एसिड हमने कौन कौन से पढ़े, हमने एसिक एसिड पढ़ा है, HCN पढ़ा है, या कोई भी आप ऑर्गेनिक एसिड बोल दीजिए, एसिटिक, प्रोपायोनिक, ब्यूटानोइक, कोई भी आप बोल सकते हैं। तो कोई भी वीक एसिड लिया, अब एसिड में मुझे H तो दिखाना ही है, हाइड्रोजन में टूटेगा ये H पॉजिटिव और A नेगेटिव। टाइम 0 है, आपने 1 मोल लिया और ये क्या हो गया 0 0 कंसेंट्रेशन। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम पर मोल निकालते हैं इसीलिए 1 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो 1 में से आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा माइनस कर दिया। तो 1 माइनस अल्फा यहाँ पे क्या बनाएगा, अल्फा आयंस इसके H पॉजिटिव के और अल्फा आयंस मिलेंगे यहाँ पे A नेगेटिव के। सपोज करो अल्फा की वैल्यू 0.45 है तो 0.45 आयंस इसके मिलेंगे, 0.45 आपके इसके मिलेंगे। अगर 45% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो डिवाइड बाय 100 करके यहाँ वैल्यू लेते हैं। अगर इसमें हम C मोल्स ले रहे हैं, से हमें 1 मोल ले लिया, कैलकुलेशन तो हमारी मजबूरी है, हमें 1 मोल करनी है, बट यहाँ पे आपने C मोल्स लिए तो सबको मल्टीप्लाई। तो आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ पे K जो है इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। जो भी वीक एसिड आपने लिया है Ka मींस एसिड। ऐसे K यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिख रहा है, H पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका क्या है, जितना ज्यादा K की वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी, H पॉजिटिव आएंगी और उतना ही उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, आपको 3 एसिड दे दिए ABCD या 4 दे दिए ABCD और आपको उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट्स की वैल्यू दे दी K1 K2 K3 K4। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो जिसका K की वैल्यू बड़ी है वो ज्यादा क्या है, एसिडिक। तो ऐसे आप अरेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, H पॉजिटिव की जगह हमने C अल्फा लिखा, A नेगेटिव की जगह हमने C अल्फा लिखा और HA की कंसंट्रेशन क्या लिख दी, C इंटू 1 माइनस अल्फा। आंसर एक ही आ रहा है जो पीछे भी आया था, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को आपने 1 मान लिया तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड किसके बराबर हो गया, C अल्फा स्क्वायर के।
और यहाँ पे ये आपका एल के बाई सी, बस के जो था वो क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, बाकी फार्मूला आपका सेम है। तो अगर देखा जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ के पे। जितना ज्यादा के उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयन, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन स्क्वायर रूट में इनवर्स में अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन पीछे की तरफ फेवर हो जाएगी। पीछे की तरफ फेवर हो गई तो यहाँ पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। इसके कंटिन्यूएशन में कैलकुलेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे आपको पीएच कैलकुलेट करना है, तो पीएच के लिए ये निकालना जरूरी है। तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन किसके बराबर है, सी अल्फा, आपने ये पढ़ा यहाँ पे, ये किसके बराबर है यहाँ पे, सी अल्फा। तो सी अल्फा के बराबर आपने इसको रख दिया, लेकिन अल्फा आपने क्या निकाला पीछे, अल्फा आपने निकाला के बाय सी, तो आपने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब क्या किया, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया, तो ये सी का स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया और H पॉजिटिव का भी। अब यहाँ पे आपने इसको कैंसिलेशन कर दी और यहाँ पे क्या रह गया, सी के, और H पॉजिटिव यहाँ निकालेंगे तो अंडर रूट सी के। तो आपको हाइड्रोनियम आयन, सॉरी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, तो वो आपका किस पे डिपेंडेंट है, आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन। और समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से वीक एसिड पे ये फॉर्मूला किस पे अप्लाई होगा, ओनली इन टर्म्स ऑफ वीक एसिड। और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डिसोसिएशन कांस्टेंट के, और ये बात हमने यहाँ से भी साबित कर दी और इधर भी साबित हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पॉलीबेसिक एसिड, जरूरी नहीं है ना कि हर बार हमें एक ही H मिले। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई एसिड मिल गया जैसे H3PO4, अब ये क्या एक साथ हम तोड़ देते हैं इसको कि भाई 3H पॉजिटिव अलग कर दो, फॉस्फेट अलग कर दो, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे समझिए, जैसे ये आपको एक इक्वेशन दी है, पहला H पॉजिटिव आया तो क्या बचा, ये बचा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर बाहर आप सोडियम लिख रहे हैं ना Na पॉजिटिव, तो सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्ट आपको मिला। बट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप ये कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो इस तरीके से लिख दिया गया। अब आपने इसी आयन को लिया और दूसरा H पॉजिटिव यहाँ पे निकाला, तो दूसरा H पॉजिटिव निकलेगा तो ये क्या रह गया, मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट। यहाँ पे Na2HPO4 आप देख सकते हैं, क्योंकि 2 नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव तो चाहिए, कैल्शियम है तो उसी में एक आयन में 2 पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप HPO4 2 नेगेटिव यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये इसका K2 आप लिखेंगे, तो ये क्या होगा, मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट, H पॉजिटिव इंटू मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट, और H2PO4 डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन नीचे आ जाएगा। तो इनकी कंसंट्रेशन आप जो भी कैलकुलेट होंगी वो यहाँ पे लिखेंगे, K2 आ जाएगा। और अब यहाँ पे ये आयन आप लोगे तो तीसरा H पॉजिटिव निकलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये निकलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो अब फॉस्फेट आयन आपको मिला है। तो ये ट्राई बेसिक एसिड है, बेसिसिटी 3 है, बेसिसिटी 3 है, तो ऐसे एसिड्स को क्या कहते हैं, पॉलीबेसिक कहते हैं। आप H2SO4 पे भी लगा सकते हैं, ये H2SO4 की भी बेसिसिटी 2 है। तो मोनोबेसिक से जो बड़े हैं वहां ये ट्रेंड फॉलो होगा। अब यहाँ पे K1 K2 K3 आप कैसे यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे, तो देखिए K1 सबसे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि जब ये डिसोसिएट करके इसकी कंसंट्रेशन बनेगी तभी तो आगे चलेगा, और जब इसकी कंसंट्रेशन बनेगी तब ये आगे चलेगा। तो ये रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये रिएक्शन इस पे डिपेंडेंट है, और ये जो है इसका बनना इसके डिसोसिएशन पे डिपेंडेंट है। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी होगी, के। तो जब भी अरेंज करोगे तो वहां पे क्या करोगे, K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। समझ में आ गया। ऐसी H2SO4 को जब आप तोड़ते हो तो H2SO4 के केस में यहाँ पे क्या होगा, आप HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो पहले क्या आ जाएगा, K1, और दूसरा क्या होगा, HSO4 नेगेटिव में से एक H पॉजिटिव आप हटा दोगे तो सल्फेट बन जाएगा, तो K2 आ जाएगा। नाउ अगेन K1 विल बी ग्रेटर देन। तो 2 एग्जांपल्स आप याद कर लो। लेकिन अगर मुझे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए जी, ये वाले यहां तक पहुंचने के लिए मेरे कितने हैं, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई K1 इंटू K2 इंटू K3 आप करोगे तो ओवरऑल आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे निकल आएगा। सिमिलरली यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस भी होता है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस भी सिमिलर है, बिल्कुल जैसे एसिड है, बस यहाँ पे हमने एक वीक बेस BOH ले लिया, बी पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे Kb, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन के। तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन के जितना ज्यादा OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन उतना बड़ा Kb, उतना ज्यादा बेसिक नेचर।
अगर आप कोई बेस लेके आते हैं और अगर पूछते हैं, कोई पूछे जी NaOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, KOH ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैसे निकालोगे? आपको Kb की वैल्यू निकालनी है। Kb जिसका बड़ा आएगा उसकी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वो ज्यादा है। ऐसी एसिड अगर आपको कोई दिया जाए कि कैसे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हम पता करें, मैट्रिक्स क्या है, आप K की वैल्यू निकालिए। K जिसका बड़ा है, अगर कभी भी एसिड को एसिडिक नेचर में अरेंज करोगे ना तो एक टेबल आता है, वो टेबल हर किताब में बना हुआ है, आप देखना वहां पे K की वैल्यू और Kb की वैल्यू लिखी, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कौन ज्यादा बेसिक है। अगेन सेम तरीके से टूट रहा है, 1 मोल 0 0 1 माइनस अल्फा 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 सी से मल्टीप्लाई किया, सी इंटू 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। इस पूरे एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सेम आंसर आपके पास आ गया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को 1 मान लीजिए, वीक बेस है तो ये फॉर्मूला आ गया, बस रिप्लेस क्या हो गया, के की जगह के बी, बाकी सेम फॉर्मूला है। तो के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा ये आ गया आपका, तो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ Kb। और फिर आप यहाँ पे OH नेगेटिव कंसंट्रेशन जब निकाल रहे हो तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन किसके बराबर है, सी अल्फा के। अल्फा आपने पीछे क्या निकाला था, Kb बाई सी, पीछे ये चेक कर लीजिए, अल्फा क्या निकाला था, Kb बाई सी, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अल्फा की जगह, वही सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर लेके मैथमेटिकली आपने सॉल्व किया, सी के बी आ गया और OH इज इक्वल टू अंडर रूट सी के बी, ये वीक बेस का OH नेगेटिव, क्योंकि आगे चल के हमें POH भी निकालना है, तो POH भी निकलेगा, पीएच भी निकलेगा, इसीलिए ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना। अगर इस एक्सप्रेशन में OH नेगेटिव और इसमें अगर आप कंपेयर करो तो क्या अंतर है, सिर्फ यहाँ पे K और Kb का, या H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका, ये K ले रहे हैं तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, और अगर आप यहाँ पे Kb ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। वही सेम, अगर पॉलीबेसिक एसिड है तो मैं इसको 100% हर स्टेप में डिसोसिएट नहीं कर रहा, 3 OH है, एक एक स्टेप में निकलेंगे, आयनाइजेशन अगर दिन 3 स्टेप, तो ओवरऑल यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 into K2 into K3, लेकिन फिर से यहाँ पे K1 बड़ा होगा K2 से, बड़ा होगा K3 से। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बनते हैं।